So by this time in the chapter reproduction we have discussed about the sexual reproduction in plants. उसके पहले हमने asexual reproduction के various modes भी पढ़ लिए थे. अब हम बात करना शुरू करेंगे about the sexual reproduction in humans. जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की बात करते हैं तो जो कॉमन बात है सब तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, चाहे वो प्लांट में हो चाहे वो एनिमल में हो, कि दो पेरेंट्स होंगे, दोनों पेरेंट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीज़न करेंगे और उस स्पेशल टाइप के सेल डिवीज़न जिसको हम मियोसिस बोलते हैं, उसके बाद हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, यानी ऐसी सेल्स बनती हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज़ कम्पेयर टू देयर सोमैटिक सेल्स, यानी उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने वाली सेल्स के कंपैरिजन में आधा रहता है. और यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि अगर दो गैमेट्स या दो सेल्स प्रोवाइडेड बाय द टू पेरेंट्स आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो उनका डीएनए जो है, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल हो जाएगा. और फिर उस जेनेटिक मटेरियल के कॉम्बिनेशन से जो नई तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा वो फिर हो सकता है कि उनके पेरेंट्स से अलग, इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली अलग हो कि ये नया लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने पेरेंट्स जैसे कैरेक्टरिस्टिक वाला नहीं प्रोड्यूस हो पाए. तो ऐसे में उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था. लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बात की कि जो गैमेट्स होते हैं दे आर द जर्म सेल्स और स्पेशलाइज्ड सेल्स स्पेसिफिकली फॉर द रिप्रोडक्शन, जो बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस अपनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधा करके अपीयर होते हैं. एंड व्हेन दे कंबाइन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म zygote, the zygote which is the first cell of the new organism to be produced by this process, they actually make the exact number of chromosomes or exact number of chromosomal pairs as compared to the somatic cells of their parents. तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के बारे में क्योंकि बात करने जा रहे हैं तो यहाँ पे भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे. यहाँ पर भी इसी तरह से गैमेटोजेनेसिस होगा. लेकिन उसके अलावा क्या क्या होगा, क्या क्या सपोर्टिव पार्ट्स हैं, क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या ऐसे प्रॉपर्टीज़ हमको देखने को मिलेंगी जो कि अदरवाइज थोड़े से डिफरेंट हैं, जो हमको पहले देखने को नहीं मिले. जब एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, एक नया ह्यूमन बीइंग पैदा होता है, रादर आइदर मेल और अ फीमेल, तो इनिशियली दोनों का जो ग्रोथ फेज़ है वो सेम रहता है. दोनों का बॉडी का साइज इनलार्जमेंट होता है. उन दोनों के ही बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे होते हैं. अंटिल द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, आपने 8th क्लास में पढ़ा है प्यूबर्टी के बारे में, दी एज ऑफ एडोलसेंस के बारे में आपने पढ़ा है. और आपने देखा कि किस तरह से जब मेल और फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपने अपने रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स रिलीज़ करने लगते हैं तो मेल और फीमेल दोनों की बॉडीज़ में ही कुछ रिमार्केबल चेंजेस आने लगते हैं. हाँ, इसके पहले जो चेंजेस आ रहे थे वो भी काफ़ी रिमार्केबल थे. सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बॉडी का साइज़ बढ़ रहा था, हाँ, मेल का भी फीमेल का भी. हाँ, कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं जैसे कि मिल्क टीथ थे पहले तो टीथ ही नहीं थे, फिर उसके बाद मिल्क टीथ अपीयर हुए, फिर वो सारे गिर गए, फिर नए टीथ आ गए जिनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं. ये सब मेल फीमेल दोनों में, यानी बॉय एंड गर्ल दोनों में एक तरह के चेंजेस होते हैं. दीज चेंजेस आर एसोसिएटेड विद ग्रोथ एंड दे हैव नथिंग टू डू विद रिप्रोडक्शन. द चेंजेस which appear in the bodies of male and female at the time of puberty. When puberty क्या है basically? This is the process of attaining sexual maturity, reproductive maturity by the bodies of boy and a girl. मेल फीमेल की बॉडी का सेक्सुअल मेच्योरिटी और रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी अटेन करने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज प्यूबर्टी. तो ये प्यूबर्टी जिस एज में अटेन की जाती है, हाँ, जिसको हम टीन एज का ऑनसेट बोलते हैं. हम बॉयज़ में कहते हैं कि बिटवीन द एज ऑफ 10 to 12 और 13, या फीमेल में भी ऑलमोस्ट यही एज 11 to 14-15 की एज तक जो सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स रिलीज्ड बाय बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल, वो चेंजेस बॉडी में भी कुछ दिखाई देने लगते हैं. दीज आर द चेंजेस, दीज आर वेरी स्पेसिफिक चेंजेस जिनको हम तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं.
क्या कैटेगरीज कि द चेंजेस विच आर कॉमन इन बोथ, मतलब मेल एंड फीमेल में जो कॉमन चेंजेस होते हैं वो। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी हम बात उन चेंजेस की करेंगे जो कि मेल में स्पेसिफिकली अलग है और फीमेल में अलग है। चेंजेस इन मेल एंड चेंजेस इन फीमेल। These changes are called as secondary sexual characteristics. ये जो characteristics की हम बात करने जा रहे हैं अब, we call them secondary sexual characteristics. इस बात का मतलब भी समझ लें। Sexual characteristics, सेक्स क्या होता है? सेक्स is basically the two forms of humans or two forms of any living organisms, that is male and a female. तो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर बेसिकली, जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो तो ऑब्वियसली दैट इज एसोसिएटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेसिफिक गैमेट, यानी जो मेल होगा उसमें स्पर्म बनेगा, फीमेल में ओवम बनेगा। ये दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स बनते हैं अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म से में, मेल एंड फीमेल में। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर सेकेंडरी बिकॉज दे आर नॉट प्राइमरी। उनके बिना रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनमें कुछ चेंजेस हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक पर्टिकुलर सेक्स को दूसरे सेक्स से अलग दिखाते हैं। हाँ, उनकी अपीयरेंस अलग बनाते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है उनको हमने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर लिया। पहला जो दोनों में होता है, द वन दैट इज कॉमन इन बोथ। तो सबसे पहली चीज तो कि दोनों में ही थिक हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, स्पेसिफिकली इन आर्मपिट्स एंड अराउंड जेनाइटल एरिया, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और जेनाइटल्स हैं वहाँ पर, और आर्म पिट्स में, आर्म्स के नीचे वाले एरिया में ये देखने को मिलते हैं थिक हेयर्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट थिन हेयर्स कैन also be seen at legs, arms और face. Thin hairs. We are not talking about, यहाँ पे हम ये नहीं बात कर रहे कि जो मेल में जो बियर्ड होता है, जो फेशियल हेयर आता है, वो अलग बात है, वो हम मेल में बात करेंगे। Their oil glands or sebaceous glands become active, so skin becomes oily. Skin frequently becomes oily and appearance or outgrowth of
pimples is very common in both male and female. ठीक है जी, तो ये तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलते हैं. थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया. Thin hairs can also be seen at legs, arms or face. Skin frequently becomes oily and appearance or that is outgrowth pimples appear होते हैं. Pimples that they are basically because of oily skin. Sebaceous glands जब एक्टिव हो जाती हैं तो ऑयल प्रोड्यूस करने वाली एक्चुअली ग्लैंड्स हैं ये, इनके एक्टिव हो जाने से पिंपल्स आ जाते हैं फेस पर, देखने को मिलते हैं. अगर हम सिर्फ मेल में देखें तो यहाँ पे एक तो फेशियल हेयर, थिक फेशियल हेयर्स, बियर्ड एंड मुस्टैचेस जो हम बोलते हैं वो फेशियल हेयर है, फेस पे आने वाले थिक हेयर्स, ये मेल की पहचान है. उसके अलावा क्रैकिंग ऑफ वॉइस, टीनेज में ड्यूरिंग द एज ऑफ एडोलसेंस वॉइस की आवाज़ चेंज होने लगती है, उसको हम क्रैकिंग ऑफ वॉइस बोलते हैं. यानी कि वो जो जिसकी पिच थोड़ी सी कम थी वो अब थिक होने लगती है, थोड़ी सी हैवी साउंड करने लगती है आवाज़. broadening of shoulders, shoulders का ब्रॉड होना एंड occasional erection or enlargement of penis. ये वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम केवल बॉयज़ में देखते हैं. इसी तरह से फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे उनमें सबसे पहली बात enlargement of breasts, darkening of skin at nipples. ये इस तरह के चेंजेस हैं जो कि वी कैन एक्सपेक्ट स्पेसिफिकली इन फीमेल. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल रिलीज. मेंस्ट्रुअल रिलीज के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे थोड़े टाइम बाद जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे. इन दिस टेबुलर फॉर्म आपको तीनों तरह के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो वो जो मेल फीमेल में कॉमन है, एक जो सिर्फ मेल में देखे जा सकते हैं और एक वो जो सिर्फ फीमेल में देखे जा सकते हैं. ये अगर आप बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा. और ये बात अपने दिमाग में बिठा लें कि ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे हैं ये हार्मोन की वजह से हैं. हाँ, द रिलीज ऑफ हार्मोन इन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ये बात ध्यान रखें कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होने के साथ साथ एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं. अगर हम इन सिस्टम्स को देखें तो आपकी बुक के ही डायग्राम्स हैं ये. दिस इज
इन दोनों को आप देखो, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है टेस्टिस, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, इधर ऐसे ही यहाँ पर देयर इज अ पेयर ऑफ ओवरीज। ये दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, हमने 8th क्लास में पढ़ा था ड्यूरिंग द सेम चैप्टर एडोलसेंस। मैं याद दिला दूं आपको, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोस, कौन सी ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, विच आर डक्टलेस। हाँ, जिनमें डक्ट यानी कोई ट्यूब नहीं होता अपने सिक्रीशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो उसको, उन ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिकली गोनैड्स की बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल को कंबाइंडली हम गोनैड्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हमेशा हार्मोन रिलीज करते हैं, जो कि स्पेसिफिक टाइप के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को होल्ड करता है। ये हमारी बॉडी का केमिकल कंट्रोल है। अदरवाइज हमारी बॉडी का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो नर्व्स के थ्रू चलता है, इसलिए हम उसको न्यूरल कंट्रोल बोलते हैं, है ना। नर्व्स के थ्रू होने वाला कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अलग टाइप का है, और जो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो हार्मोन्स के थ्रू होता है, एंड दैट इज गवर्न्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ अ सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो यहाँ पे हम सिर्फ इनकी ही बात करेंगे कि टेस्टिस, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो है ही, उसके अलावा वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, तो उनसे एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। हाँ, टेस्टोस्टेरोन का काम क्या हुआ, एक तो मेल जर्म सेल यानी मेल स्पर्म को प्रोड्यूस करवाना, प्रोडक्शन ऑफ मेल जर्म सेल्स और स्पर्म को का प्रोडक्शन इनसाइड द टेस्टिस। और दूसरा, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। वो मेल बॉडी को रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन करने के लिए तैयार करता है। इसी तरह फीमेल में है ओवरीज, जो कि दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करवाते हैं। एक तो एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन OE से शुरू होता है, कभी कभी सिर्फ E से भी एस्ट्रोजन लिख दिया जाता है, एंड द अदर वन इज प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर टू डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज बाय ओवरीज। एस्ट्रोजन उसी तरह का काम कर रहा है जिस तरह का टेस्टोस्टेरॉन मेल में कर रहा है, यानी इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन एज वेल एज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल्स। जो प्रोजेस्टेरॉन है, इट टेक्स केयर ऑफ फीमेल्स बॉडी एट द टाइम और अराउंड, मतलब एट द टाइम बिफोर एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस एट द टाइम, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट से लेकर के एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट होने के बाद में डिफ्रेंशिएटेड बॉडी को, फीटस को बॉडी से बाहर निकालना, फीमेल बॉडी से बाहर निकालना, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूट्राइन वॉल, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। और बाद में जब एक इन्फेंट फीमेल बॉडी से, मदर बॉडी से बाहर आ गया है, तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लैक्टेशन करवाना मेमरी ग्लैंड्स के थ्रू, ये भी इसी का काम होता है। तो दोनों अलग अलग तरह के, दो तरह के ओवरीज हार्मोन्स रिलीज करती है, और टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन नाम का एक अकेला हार्मोन रिलीज करता है। तो हम बारी बारी से मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप देखो, इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है, हमें इसकी लेबलिंग भी आना चाहिए। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी टेस्टिस। टेस्टिस आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दे आर टू। हम इसको साइड से देख रहे हैं इसलिए हमको एक ही दिख रहा है।
इसमें अंदर की तरफ जो सेल्स होती हैं, टेस्टिस के अंदर जो सेल्स होती हैं, दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म फॉर्मेशन या स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं, जैसे गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं वैसे स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ, स्पर्म का बनना, जेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक काम हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो स्पर्म्स बनते हैं ये मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होके उनकी स्पेशल शेप हो जाती है, समथिंग लाइक दिस। वाइट बनाएंगे तो अच्छा दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। ये एक सेल है जिसका ये न्यूक्लियस है, आगे से ये पॉइंटेड है, इस पॉइंट को हम एक्रोसोम बोलते हैं। दिस इज न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड यहाँ पर जो इसका नेक है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। दिस इज माइटोकॉन्ड्रियन और इसके पीछे वी हैव अ फ्लैजिला, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैजिला। हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मेल गैमेट होता है, जैसे ये मेल गैमेट है, मेल गैमेट जिसको हम स्पर्म कहते हैं, स्पर्म, जाहिर है दिस इज अ हैप्लॉइड सेल, यानी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अपने सोमैटिक सेल के कंपैरिजन में आधे हैं। और ये जो सेल होती है, यानी मेल सेल जो होती है, मेल गैमेट जो होता है, वो एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट साइज में छोटा होता है और मेल गैमेट ही हमेशा मूव करता है और फीमेल गैमेट तक जाता है। ऐसा नहीं होता कि फीमेल गैमेट मूव करे। तो क्योंकि इसे मूवमेंट करना है, इसमें मूवमेंट के लिए कुछ अडेप्टेशन देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक फ्लैजिला, एक इसका टेल है। जब इसको एक लिक्विड मीडियम मिलेगा तो ये टेल या ये फ्लैजिला इस तरह से कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा और इसके मूवमेंट से स्पर्म आगे की तरफ मूव करता है फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। ये फ्लैजिला के मूवमेंट के लिए जो कंटिन्यूसली एनर्जी मिलने वाली है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, हाँ, जो कि इसका नेक है। तो समझने की बात यह है कि ये स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि टेस्टिस में बनी है और यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। हमको यहाँ पे लेबलिंग में लिखा हुआ नहीं है, बट फिर भी हम ध्यान रखें, वी कॉल इट एपिडिडाइमिस। हाँ, testes are located inside the sac-like structure outside the abdominal cavity, which is known as scrotum. Scrotum और scrotal sac एक ही बात है। Scrotum एक स्किन का आउटग्रोथ है जो कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है। एब्डोमिनल कैविटी मतलब हमारा एब्डोमिन, ऊपर कार्डियोथोरेसिक कैविटी है, बीच में डायफ्राम है, नीचे एब्डोमिनल कैविटी है और इस बॉडी कैविटी के बाहर एक और कैविटी हमको दिख रही है, दैट इज बकल कैविटी। तो वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एब्डोमिनल कैविटी कि हम देखते हैं कि इसमें स्टमक भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ईसोफेगस के नीचे वाला इसमें ही है, किडनीज इसमें है, लिवर भी इसमें है। हाँ, इतने सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इसके अंदर हैं, लेकिन टेस्टिस इसके अंदर नहीं है, बाहर है। इट इज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो देयर मस्ट बी सम इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड दैट। इसके पीछे कुछ रीजन तो रहा होगा। क्या रीजन रहा होगा? इसके पीछे ये रीजन है कि जो स्पर्म्स यहाँ पे बनते हैं और फिर उसके बाद वो अपना मॉर्फोलॉजी चेंज कर देते हैं, मतलब कि वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं और शेप चेंज करके स्पेशलाइज्ड स्पर्म्स जो कि रेडी टू फर्टिलाइज द ओवम है वो यहाँ एपिडिडाइमिस में जाकर के स्टोर हो जाते हैं। ठीक है ना? तो
ये जो स्पर्म्स हैं they cannot tolerate a temperature of 37 degrees Celsius, which is the normal body temperature in humans, which is always there inside the abdominal cavity. In scrotum, the sperms get approximately 3 degrees Celsius lesser temperature. हमारी बॉडी में नहीं मिलता है, लेकिन मतलब बॉडी इनसाइड, ये जो बॉडी कैविटी है उसमें नहीं मिलता है ये टेम्परेचर, लेस देन 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाता है इन स्क्रोटल सैक। तो स्क्रोटल सैक का होना स्पर्म के स्टोरेज के लिए अच्छा है, क्योंकि हायर टेम्परेचर पर स्पर्म सर्वाइव नहीं कर सकते, वो मर जाएंगे। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्क्रोटल सैक। और ये आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्या क्वेश्चन है कि वाई टेस्टिस आर नॉट लोकेटेड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। आप अगर अपनी बुक देखोगे तो आपकी बुक में जहाँ से हमने रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ना शुरू किया है, आप वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ो और स्पेसिफिकली फ्रॉम दिस पार्ट कि जो चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं उनमें से कॉमन टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स कौन से हैं, स्पेसिफिक चेंजेस बॉयज़ में गर्ल्स में कौन से होते हैं और बॉयज़ में कौन से होते हैं, हमने जो टेबल बनाई है उससे आप कंपेयर कर लो। हाँ, बॉयज़ के चेंजेस, गर्ल्स के चेंजेस और कॉमन चेंजेस, इसको आप बिल्कुल अच्छे से वर्ड बाय वर्ड पढ़ें। हाँ, पूरा पढ़ लें इसको, क्या क्या लिखा हुआ है। और फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसकी बात हमने आज करनी शुरू की है, कल हम इसे कंप्लीट करेंगे। हम देखेंगे कि इसके डिफरेंट पार्ट्स का क्या क्या रोल है। हाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, सेमिनल वेसाइकल क्या करती है, वास्ट डिफरेंस क्या है, पेनिस का क्या स्ट्रक्चर है, ये सब बातें हम कल की क्लास में करेंगे। तो आप तब तक ये सारा थ्योरी पार्ट अच्छे से वर्ड बाय वर्ड पढ़ लें, ठीक है। बाकी बातें कल की क्लास में। थैंक यू।